गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमएट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 6 का अध्याय 4 और जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो शुरू करते हैं। 4.1 हमारे चारों ओर की वस्तुएं, यानी हमारे चारों ओर की वस्तुएं कैसी हैं। तो हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक क्या है, विविधता है, विभिन्न प्रकार के हैं। चैप्टर 1, 2 में 3 में आपने पढ़ा। तो हर स्थान पर इसी प्रकार की हर जगह क्या है, विविधता पाई जाती है। और विविधता किस चीज़ में? तो हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं भी होती हैं। तो हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी क्या है वस्तुएं देखते हैं। और इन सभी वस्तुओं की आकृति कैसी होती है, रंग कैसा होता है और गुण कैसा होता है, ये सारे भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। चित्र ये 4.1 में दिखाया गया है। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। तो हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद होती हैं, जैसे रबर की गेंद होगी, फुटबॉल होगी तथा जो कंचे हैं सम्मिलित हो सकते हैं। और यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब आ सकता है, संतरा आ सकता है और घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। तो मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें। तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं दिखा रखी है 4.1 में। अब क्या है कि जिन्हें खाया जा सकता है, ऐसी चीज़ों में ध्यान देना जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची को उन सभी मदों यानी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणी 1.1, 1.2 एवं 1.3 में सूचीबद्ध यानी किया था, सूची बनाई थी। तो यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। तो मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं और बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप यानी नालियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से क्या ढंग हैं। तो उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में क्या किया, उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उनके आधार पर हमने बांटा है। तो हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। तो ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकती है जिससे वो बने होते हैं। तो क्या आपने पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? तो क्रियाकलाप 1 में आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। तो हम में से प्रत्येक अपने घर में प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं और तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। तो हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे बैट यानी बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए जैसे दीवार होगी, वृक्ष हो गया, दरवाजे हो गई, ट्रैक्टर और सड़कें। तो इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक यानी अलग अलग कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं। तो इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हो सकती हैं और दूसरे समूह में क्या है, इन वस्तुओं जो इन पदार्थों में नहीं बनी होती, इनसे नहीं बनी होती। तो इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं उनको पृथक कर सकते हैं। और आइए अब हम कुछ अधिक योजना बनाते हुए होते हैं और एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी बनाते हैं 4.1। उसमें उसकी सूची बनानी है और प्रत्येक वस्तु जिन जिन वस्तुओं से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए, ये नहीं करना है। और इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हो सके उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना है। और एक कौतुक हो सकता है, एकत्र की गई जो वस्तुएं हैं उनमें से कुछ वस्तुओं के पदार्थ के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। तो ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों यानी रिलेटिव से विभिन्न विमर्श जो विचार करना है, ध्यान देना है, बात करना है। सारणी 4.1 में वस्तुएं तथा पदार्थ जिनमें से वो बनी है वो दिखाई गई हैं। तो जैसे वस्तु होगी और पदार्थ जिनसे वे बने हैं, तो प्लेट जो है, थाली जो है, इस्पात यानी लोहा, कांच, प्लास्टिक, इनमें से किसी से भी बन सकती है। और जो पेन है वो प्लास्टिक और धातु से बना होता है।
आगे बूझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का जो उपयोग है एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो पूछ रहा है, आगे मिलता है हमें आंसर। तो क्रियाकलाप 2 में सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है और इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी को की जो दैनिक उपयोग है उसमें आने वाली इन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए, मतलब बना दीजिए उसकी सूची। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? तो पहले हमने वस्तुओं को कई ढंगों से समूह में रखा और इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं वो विभिन्न पदार्थों से बनी होती हैं और कई बार तो कोई क्या होते हैं, आगे पढ़ेंगे अभी। सारणी 4.2 में सामान्य पदार्थों से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तु दिखाई गई हैं। तो पदार्थ कौन सा है और इनसे पदार्थों से बनी वस्तु कौन कौन सी है? तो लकड़ी से क्या है, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। कागज़ से पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। चमड़े से क्या बनता है, प्लास्टिक से क्या बनता है, रुई से क्या बनता है, ये आपको खुद लिखना है, तो आप बना सकते हैं। तो जो वस्तुएं होती हैं वो एक ही पदार्थ से बनी होती हैं। तो ऐसी भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थ हैं उनसे भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ उपयोग किए जाना चाहिए? तो ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की ज़रूरत है, यानी आवश्यकता है। तो 4.2 में हमें पदार्थों के गुण पढ़ने हैं। तो क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में हमने पढ़ा था कपड़ों के जो टुकड़े होते हैं उनके साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए। तो यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने में करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हम यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा कि अगर हम कपड़े में पानी रखें तो रहेगा नहीं, निकल जाएगा। जो चित्र 4.2 में दिखाया गया है कि गिलास बनाने के लिए हमें क्या है, कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसे पदार्थ की ज़रूरत पड़ती है या उसका यूज़ करना चाहिए। तो 4.2 में कपड़े के गिलास का उपयोग करते हुए दिखा रखा है और नीचे से पानी निकल रहा है जो जल को रोक सकता है हो। तो इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र जो होते हैं, बर्तन जो होते हैं, बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। कागज़ के थोड़ी बनेंगे जो बर्तन होंगे। तो तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए कि पदार्थ कौन सा यूज़ हो रहा है। तो उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोगों की जानकारी वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करती है। अतः पदार्थ के वो सारे गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण यानी ज़रूरी है। तो नीचे कुछ गुण हैं, उनको दिखा रखा है, उनकी विवेचना करना है कैसी होती है। तो दिखावट, पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, ये तो आपको पता है। तो लकड़ी और लोहे में बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं एक दूसरे से। लोहा और तांबा तथा एल्यूमिनियम वो भी एक दूसरे से क्या है, भिन्न दिखाई देते हैं, अलग दिखाई पड़ता है। परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं तो हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। तो क्रियाकलाप 3 में विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट, चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए, इकट्ठा कीजिए। और क्या इनमें से कोई चमकीली चीज़ दिखाई पड़ती है? तो चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए, इकट्ठा अलग कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें और ताजे कटे हुए पृष्ठों को ध्यान से देखें, चित्र 4.3 में दिखा रखा है, तो आपने क्या पाया? तो क्या इन पदार्थों में कुछ के क्या है, ताजे जो कटे पृष्ठ है वो क्या है, चमकीले होते हैं, वो चेक करना है। तो इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। तो क्या आप अन्य पदार्थों में से इसी प्रकार की कोई चमक अथवा जो धुती है वो देखते हैं? तो जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए और ऐसा आप क्या करना है, ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के हैं उनके साथ कर सकते हैं। तो चित्र 4.3 में धातु के टुकड़े को उनकी काट को दिखा रखा है, काटने के बाद कैसे दिखेंगे। तो जो धुतीवान हैं और जो धुतीहीन जो पदार्थ हैं उनको सूची बनाइए, जो मतलब जिनमें काटने के बाद क्या चमकते हैं और जो नहीं चमकते।
तो काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से भी रगड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि वे द्युतिमान यानी उनमें चमक है या नहीं है। तो पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युतीय चमक होती है वे प्राय धातु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। और कुछ धातुएं जो क्या है बहुधा अपनी चमक खो देते हैं और क्या हो जाते हैं, द्युतिहीन यानी चमक गायब हो जाती है उनकी, डल हो जाते हैं, जिनको निष्प्रभ भी बोलते हैं, दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ऐसा उन पर वायु अथवा जो नमी है उनकी अभिक्रिया के कारण होता है। तो इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों का पर ही चमक दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का घूम के आते हो, भ्रमण करते हो, तो जो धातु है उनकी जो छड़ुए हैं उनके ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास कर सकते हैं और यह देखें कि इनमें जो चमक है वो है या नहीं है। कठोरता, तो जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना संपीड़न करता है, यानी कठिन होता है उनको दबाना। जबकि कुछ अन्य आसानी से क्या होते हैं, दब जाते हैं, संपीड़ित हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो धातुओं की एक चाबी लीजिए और इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा या कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों पर क्या करना है, खिरोचना है, स्क्रैच करके दिखाना है, उसका प्रयास करना है। तो आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ हैं उनको इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़न किया जाता है या खरोचा जाता है, खरोच सकते हैं, उसको तो बोलते हैं कोमल पदार्थ। और जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़न करना कठिन हो जाता है, स्क्रैच नहीं आती, उनको बोलते हैं कठोर पदार्थ कहलाते हैं वो। तो उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है और जबकि लकड़ी है कठोर है। और दिखावट में क्या है, पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे यानी चमक, जैसे द्युति यानी चमक, कठोरता, रुक्ष यानी खुरदुरापन अथवा चिकना होना। तो क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ को की दिखावट का वर्णन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। विलेय अथवा अविलेय क्रियाकलाप 4। तो कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चौक पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र यानी इकट्ठा करना है और कांच के गिलास में लेना है। 5 गिलास लेना है और हर गिलास में क्या है, 2/3 भाग, आधे से ज़्यादा हिस्सा जल से भर लेना है। और पहले गिलास में क्या करना है, कुछ मात्रा में चम्मच भर कर क्या लेना है, चीनी लेना है, दूसरे में नमक लेना है और जो बाकी है उसी तरह जो बचे हुए हैं उनको गिलास में अन्य पदार्थ को मिलाना है। तो प्रत्येक गिलास की जो अंतर वस्तु है उसको चम्मच से विलोडित कीजिए, घोलिए, धीरे धीरे हिलाइए। तो कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। तो परीक्षण कीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है और पता लगे कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। तो चित्र 4.4 में दिखाया है। अपने परीक्षण को सारणी 4.3 में भी दर्शाना है और उन अनुसार उसको नोट कीजिए। तो कुछ लुप्त हो जाते हैं और क्यों नहीं, क्या लुप्त होता है और क्या नहीं, मतलब क्या उसमें गायब हो जाता है और क्या नहीं होता। तो सारणी 4.3 में दिखा रखा है विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। तो पदार्थ दे रखे हैं और जल में लुप्त होते हैं नहीं, वो दिखा रखा है। तो नमक क्या है, जल में पूरी तरह लुप्त हो जाता है, चीनी भी हो जाती है। और जो कि बालू है, चौक पाउडर है और लकड़ी है, उसका बुरादा वो आपको खुद करके देखना है, वैसे वो नहीं होता। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूरी तरह लुप्त हो जाते हैं और अथार्थ यानी घुल जाते हैं, यानी विलीन हो जाते हैं। तो हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ क्या है, जल में विलेय हैं, मिल गए, विलीन हो गए। तो अन्य पदार्थ जो जल के साथ मिश्रित नहीं होते अथवा काफ़ी समय तक ग्लास में ही नीचे पड़े रहते हैं, विलोडित मिक्स रहते हैं ऐसे ही, तो करने पर भी जल में वो गायब नहीं होते, लुप्त नहीं होते, तो ये पदार्थ अविलेय कहलाते हैं। हिंदी में इंग्लिश में इसको इनसोल्युबल बोलते हैं और विलेय को सोल्यूबल बोलते हैं। क्योंकि जल बहुत से पदार्थों को मिला लेता है, विलीन कर सकता है, तो इसलिए हमारे शरीर के पर कार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो सकते हैं? कुछ और जो द्रव हैं वो भी विलीन हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो क्रियाकलाप 5 करके देखते हैं। तो जो सिरका होता है, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने क्या करना है, इकट्ठा करना है आपने और कांच का एक गिलास लेना है और इसे आधे जल से भर लेना है। अब इसमें चम्मच भरकर
कोई भी द्रव मिलाइए जो अभी आपने पढ़ा था, तो और भली बात उसको विलोड़ित करिए, मिक्स करिए। तो इसे 5 मिनट के लिए क्या है छोड़ दीजिए और परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है या नहीं। तो 4.1 में कुछ द्रव क्या है जल में पूरी तरह मिश्रित हो जाते हैं और कुछ क्या होते हैं नहीं होते। तो चित्र 4.5 में दिखा रखा है। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए और अपने परीक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए। हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिश्रित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते। और इस समय कुछ समय क्या होते हैं तक ऐसे ही छोड़ देने पर क्या होता है पृथक परत बन जाती है उनके बीच। तो यहाँ सारणी 4.4 में कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलेयता दिखा रखा है। द्रव भली भांति मिश्रित होता है, मिश्रित नहीं होता है। तो सिरका पूरी तरह मिक्स हो जाता है, नींबू का रस हो जाता है, सरसों का तेल, नारियल और केरोसिन नहीं होता। ये आपको खुद भी करके देखना है। बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करना चाहिए कि हमने जो क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया है क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं नहीं। तो पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैस भी जल में विलीन हो जाती हैं। कुछ गैसें जल में विलीय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। तो सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में मिक्स हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। उदाहरण के लिए जल में क्या है विलीन हो जाती है ऑक्सीजन गैस। जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए क्या है अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी तो गैस उसके अंदर होती है। तो वस्तुएं जल में क्या करती हैं तैरती हैं या डूबती हैं, डूब सकती है, वो देखना है अब क्रियाकलाप 4.4 में। क्रियाकलाप 4 में तो क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल में से पृथक किए जा सकते हैं। और क्रियाकलाप 5 में भी आपने द्रव जो कुछ द्रवों हैं उनके साथ ऐसा देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो हैं जल में मिश्रित नहीं हो पाए, तो वे जल के पृष्ठ पर क्या हो गए एक लेयर बना लिए, दिखा रखा है। अब 4.6 में जल में डूबती तथा तैरती वस्तु दिखाई हैं। तो आकार तैरने लगे तो अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए। तो क्या यह सही नहीं है। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। तो चित्र 4.6 में दिखाया गया है किसी तालाब की सतह पर गिरी हुई सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है। तो बूझो यह चाहता है कि आप इसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरता है और अथवा डूबता है। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे। अब अगला है पारदर्शिता। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना। तो क्या आपने कभी शीशे को खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है। तो स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका जो मित्र है शीशे से देखकर आपका पता लेगा। तो उन पदार्थ अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं पारदर्शी कहते हैं। 4.7 में दिखाया गया है कांच, जल, वायु अथवा कुछ प्लास्टिक हैं जो पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करता है। दिखा रखा है डायग्राम में मुखावरण अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। तो ताकि खरीदार क्या इन चीज़ों को आसानी से देख सके, वो 4.8 में दिखाया गया है दुकानदार दुकान में रखी पारदर्शी बोतलें। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, इनको अपारदर्शी कहते हैं। और आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के बॉक्स अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। तो लकड़ी, गत्ता और धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। तो क्या अब हम यह जान समझते हैं कि हम बिना किसी भांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी के समूह में क्या कर सकते हैं, समूहित कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप 6 में कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए
और अब कागज़ की शीट के बीच 2 या 3 क्या करना है, बूंद रखने खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। तो कागज़ के उस भाग से जहाँ तेल फैला और प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। तो अब आप क्या देखते हैं कि क्या आप यह पाते हैं कि जो अब बल्ब है हमने जो पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्ण स्पष्ट देख लेते हैं? तो जो कदाचित नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देखा तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। कागज़ पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिनका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों में वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह सभी पारभासी ही थे। तो क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण पर सोच विचार कर सकते हैं? तो अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है और टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। तो वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी। तो चित्र 4.9 में क्या टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है दिखा रखा है। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी जो वस्तुएं हैं एक साथ रखी हो और इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है और सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दाल का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का दूसरा कारण भी है कि पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन अथवा इन गुणों की किन्हीं भी पैटर्न का अवलोकन कर सकते हैं, करना सुविधाजनक बन जाता है। और इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में, बड़ी क्लासेस में करेंगे। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? प्रमुख शब्द जो हैं वो हैं कठोर, अभिलेय, द्युतिमय या चमकीला, पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रुक्ष यानी खुरदुरा और विलेय, पारभासी और पारदर्शी। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। और तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।